स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड, फोर्स विच बाइंड्स एटम्स और आयंस टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स जो एटम्स और आयंस को एक साथ बांधे रखता है, उनको जॉइन रखता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। ये आपको हमें इसमें दो टाइप के पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहले बात करते हैं हम आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड, उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो वो केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। Then the atom which loses electron acquires positive charge and the atom which gains the electron acquires negative charge। तो ये आपको पता ही होगा कि जो एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम क्या कहते हैं? कटायन। और जो एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उन्हें अनायन। उसके बाद है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयंस इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आपकी एक डेफिनेशन टाइप है। तो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे Na है सोडियम, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो कौन सा चार्ज आ गया उस पर? पॉजिटिव चार्ज। एंड देन क्लोरीन है, तो उस पर उसने एक इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, और उसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। और ये आपका आयनिक बॉन्ड का ये एग्जांपल है। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव जो है क्या बनाता है? आपका NaCl। फिर है कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? द बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म होता है? एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो मेटल क्या होती है? आपको पता ही है, मेटल की जो होता है वो मेटल क्या होता है? जो उसकी लूज़ करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को। और नॉन मेटल क्या होता है? गेन करने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो मेटल का शुड हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। और नॉन मेटल शुड हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी। नॉन मेटल की इलेक्ट्रोगेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहाँ बात करते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एन एलिमेंट या एटम, वही क्या कहलाती है? उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। देखिए जैसे ग्रुप 1 है हमारा, उसमें क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। आगे जो आप जैसे जैसे ग्रुप वाइज नीचे जाएंगे तो क्या होता है उसमें कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करने की उसकी टेंडेंसी होती है। तो उसकी क्या हो गई? वो होगी उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैसे आप जब आगे पढ़ेंगे तो जैसे आप ग्रुप 2 में जाएंगे तो उसकी 2 होती है। फिर देन उसके बाद ग्रुप 13 की और मतलब हमारा जो P ब्लॉक है उसकी तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वो वैसे जो ग्रुप 13 है उसका 3 हो जाएगा। ग्रुप 4 का डिफाइन नहीं होता। और ग्रुप 15 है उसका क्या हो गया? आपका 3 हो गया। वैसे 16 और 17 का 2 और 1 हो गया। ये आप उस तरह से देख सकते हैं कि आप उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट, नोबल गैस ऑक्टेट जो होता है वो अचीव कर ले। और जो ग्रुप 3 से जो हमारे ग्रुप 12 तक के एलिमेंट है जो कि ग्रुप डी ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक की जो होती है वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ये बात करते हैं हम लटाइस एनर्जी की। तो लटाइस एनर्जी होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड और एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज़ कन्वर्टेड इनटू गैसियस आयन। 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड को हम जब कन्वर्ट करते हैं गैसियस आयन में तो कितने एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है? वही होता है हमारा लटाइस एनर्जी। फिर उसके सिग्निफिकेंट क्या है? तो सिग्निफिकेंट है पहला है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो द ग्रेटर इज़ द लटाइस एंथैल्पी, ग्रेटर इज़ द आयनिक बॉन्ड। जितनी ज़्यादा आपकी लटाइस एंथैल्पी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? आयनिक बॉन्ड। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड। स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड कैसे बताता है? ग्रेटर इज़ द लटाइस एंथैल्पी, ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड।
फिर हार्डनेस क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी लटाइस एंथैल्पी से। जितना ज़्यादा लटाइस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा हार्ड। आयनिक सॉलिड आर हार्ड बट ब्रिटल। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, वो सारे हार्ड होते हैं लेकिन क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लटाइस एंथैल्पी। मतलब जितनी ज़्यादा लटाइस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता ही है डेफिनेशन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो और फिर है आपका पहली थ्योरी इसमें, लेविस ऑक्टेट थ्योरी। लोइस ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन एटम लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन आइदर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग कि जो एटम है वो लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, या तो उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है या डुप्लेट से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी वैलेंस शेल में होते हैं, जैसे आपका हीलियम का होता है, और बाकी जो आपके डबल गैसेज है वो क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा होता है उनका। तो या तो डुप्लेट पूरा करने के लिए या ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो लूज़ और गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो अब बात करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जिसके आपको ड्रॉ दे दिया जाएगा, आप बोलेंगे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, वो है आपका, इसका कुछ रूल्स है वो मैं बता देता हूँ, उससे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है हमेशा वो कैसे देखा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके थ्रू बनाया जाता है, और कैसे उसका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करके। और जो सेंट्रल एटम का है वो कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं, कुछ जगह पे उसका जो ऑक्टेट है वो नेगलेक्ट कर सकता है। ठीक है, सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट रूल है वो या तो ज़्यादा कम नहीं होगा लेकिन ज़्यादा ही होगा। फिर रूल्स है कि हम सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए तो आप कैसे उसमें से सेंट्रल एटम ढूंढोगे। जैसे अगर आपको NH3 दे दिया जाए तो आपको कैसे पता लगाना है कि इसमें N जो है हमारा सेंट्रल एटम है। तो क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे कि किसका लीस्ट नंबर है। जैसे बताया मैंने NH3 में से सबसे कम नंबर किसका है, N 1 है, H कितना है 3, तो हमारा सेंट्रल एटम कितना हो गया, कौन सा हो गया, N हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर वो दोनों बराबर है, नंबर सेम है, तो हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है। अगर वो भी सेम है फिर क्या देखेंगे, साइज़ किसका बड़ा है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो क्या देखेंगे, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है। तो ये 4 चीज़ें हम चेक करेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाए वही क्या होगा, हमारा सेंट्रल एटम। फिर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे कि H और F जो है, मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, वो कभी हमारा सेंट्रल एटम नहीं होगा। ठीक है, बाकी इनमें से OS, NP, C सिलिकॉन और क्लोरीन जो है, इनमें से सेंट्रल एटम हो सकते हैं आपके। फिर है उसका सेकंड रूल, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। तो सबसे पहले हमें क्या पूरा करना है, ऑक्टेट ऑफ जो हमारा सराउंडिंग एटम्स है, जो कॉर्नर्स के एटम है, उनका हमें ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना है। फिर है सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये मैंने ऊपर भी बताया था कि जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट रूल ब्रेक हो सकता है कुछ जगहों पर। ठीक है, तो उससे में 8 से कम नहीं हो सकते, लेकिन 8 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर है फोर्थ कि सेंट्रल एटम ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो क्या कोवैलेंसी क्या है, जो उसके सराउंडिंग में कितने एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, वो कोवैलेंसी होती है उसकी। तो सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने का ट्राई करता है। तो कुछ कोवैलेंसीज दे रखी है। ऑक्सीजन की क्या होती है, 2, 1 और 2 दोनों शो कर सकता है, जैसे फिर ये है इसकी 6 है, नाइट्रोजन की 5 है, फास्फोरस की आपका 5 है, कार्बन का 4 है, सिलिकॉन का 4 है, क्लोरीन का 7 है, जिसमें से वो 1, 3, 5, 7 सारी कोवैलेंसी शो कर सकता है। अब बात आती है हमें कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पूरे में, आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है उसमें। तो आपको क्या उसमें देखना है कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे आप जल्दी समझ जाएंगे।
उसके बाद हमें लोन पेयर फाइंड करना है। तो लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उससे आपका क्या मिल जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और एक और बात, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है या तो लोन पेयर के थ्रू हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ ऑक्सीजन में देखिए डॉट डॉट लगा रखा है, उसके थ्रू शो कर सकते हैं, नहीं तो वो किस में यूज़ होंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो एक एग्जांपल देता हूँ, इजीली समझ जाएंगे आप लोग। जैसे एग्जांपल है O2 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ स्ट्रक्चर बनाना है O2 का सिंगल बॉन्ड के साथ। तो दो O के मॉलिक्यूल है, तो क्या करना है, दो एटम है, तो इन दो O बना दिया हमने ऑक्सीजन, उसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हमारा रफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है, यही टोटल इलेक्ट्रॉन। तो कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2 इंटू ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है कितनी होती है, 6, 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12। तो ये हमारे क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। अब हमने ऊपर देखा था बॉन्ड पेयर कैसे फाइंड करना है, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना बनाया था, रफ में 1 बनाया था, ठीक, क्या हो गया 2 इंटू 1, ये जो बॉन्ड है आपका। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं लोन पेयर पे। तो लोन पेयर कैसे फाइंड करोगे, टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 10। अब देखिए 10 हो गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, इनके दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट पूरे करने हैं। तो पहले हमने इस जो फर्स्ट ऑक्सीजन है ऊपर देख रहे होंगे आप, उस पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बचे कितने, 4, हमने दूसरे वाले पे 4 लगा दिए। अब देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉन के तो ऑक्टेट पूरे हो गए, इस वाले ऑक्सीजन के जो फर्स्ट ऑक्सीजन है आपका ऑक्टेट पूरा हो गया, लेकिन जो सेकंड है उसके देखिए 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपका जो फर्स्ट ऑक्सीजन है उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम किस में यूज़ कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बनाने में। ऊपर बताया था मैंने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे यूज़ हो सकते हैं, या तो आपके एज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने इसे क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया। तो अब देखिए दोनों ऑक्सीजन के जो है ऑक्टेट पूरे हो गए, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए, मैंने यहाँ सॉल्व भी कर दिए हैं। तो ट्राई ना हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया, आप चेक कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना, पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, फिर बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, फिर लोन पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। उससे पहले आपको एक रफ स्ट्रक्चर बना लेना है ताकि आप बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ईजिली फाइंड कर सकें। फिर F2 है, इसका मैंने बना रखा है, HF है, आप ट्राई करिएगा, NH3 है, ठीक है। फिर इसमें आते हैं हम फॉर्मल चार्ज, मतलब अगर आपको चार्ज वाले दे दिए हो मॉलिक्यूल आपको, तो आपको कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ क्या है, एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये ऐसे फॉर्मल चार्ज फाइंड करना। फॉर्मल चार्ज मतलब पार्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, मतलब अगर N है, NO3 है, तो N के ऊपर कितना चार्ज आएगा, और एक सिंगल O 3 है इसमें, तो O1 O2 और O3 जो तीनों आपके ऑक्सीजन है उस पर कितना कितना चार्ज आएगा, कौन कौन से चार्ज आएंगे। तो उसके लिए पहले क्या करना है, आपको लुईस डॉटिक स्ट्रक्चर बनाना है। सेम प्रोसीजर जो ऊपर बताया था, टोटल चार्ज फाइंड करिए, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए, ठीक है। यहाँ शायद कन्फ्यूज़न होगी आपकी। पहले क्या करना है, आपको NO3 का रफ स्ट्रक्चर बनाना है सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। ये मैंने आपको सॉल्व करने के बाद बना के दिखाया। आपको क्या करना है, पहले N बनाना है, फिर 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ बनाने हैं, ठीक है। फिर टोटल चार्ज फाइंड कर लेंगे। 5 होता है आपका नाइट्रोजन का वैलेंसी, ठीक है। 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 3 इंटू 6 कर दिया, और एक माइनस चार्ज लगाया तो +1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। कितने टोटल चार्ज हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, 2 इंटू हमने कितने रफ स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड बनाए थे, 3 बॉन्ड हर ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो 3 बॉन्ड हमने बनाए थे, तो 2 इंटू 3 हो गया। टोटल कितने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। फिर लोन पेयर फाइंड कर लेंगे, 24 माइनस 6, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज पे। तो फॉर्मल चार्ज का पहले हम N पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे N पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 5, माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये देखिए इस पे N पे एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 हो गया, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने, 4 हैं, ठीक है। जो उसकी कोवेलेंसी है कितने, 4 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है ना। हर बॉन्ड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, 8/2 आपका क्या हो गया, ये
ये हो गया लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो यहाँ फॉर्मल चार्ज आपने नाइट्रोजन पे निकाल लिया। सेम प्रोसीजर से आपको ऑक्सीजन 1 पे निकालना है, ऑक्सीजन 2 पे, देन ऑक्सीजन 3 पे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है ये NO2 नेगेटिव, इसको आप ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, इजी है, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको फाइंड करना है इस पे भी फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 पे, SO2 है, ये भी सॉल्व करिए आप, मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इस टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इसके नोट्स जो हैं PDF नोट्स, वो मैं आपको इसकी जो लास्ट पार्ट होगा, जो भी ये 2-3 पार्ट में भी हो जाए, तो लास्ट पार्ट में मैं इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आप चैनल के साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें और शेयर करें वीडियो को। ठीक, ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।